हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी और इंग्लिश पे, जिसमें हमने कहा था हम आपके लिए लेकर आएंगे हर पोएम की एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन एंड द डिटेल समरी। आज की हमारी पोएम है शैडवेल और मैक फ्लेक्नो, रिटन बाय जॉन ड्राइडन की डिटेल समरी। चलिए, पोएम की डिटेल समरी करने से पहले एक बार उसके बारे में कुछ फैक्ट्स को समझ लेते हैं। मैक फ्लैक्नो, एन एक्सटेंडेड वर्ड सटायर बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने इस पोएम का टाइटल मैक फ्लैक्नो और द शेडवेल एक एक्सटेंडेड वर्ड सटायर है। रिटन इन द मिड 1670s। ये पोएम मिड 1670s में लिखी गई है, लेकिन ये एंड पब्लिश अनोनिमसली एंड अपरेंटली विदाउट ड्राइडन्स अथॉरिटी इन 1682। और बिना ड्राइडन की अथॉरिटी के ये पोएम 1682 के अंदर पब्लिश की गई। इट इज़ अ मॉक हेरोइक सटायर टारगेटिंग थॉमस शेडवेल। ये एक मॉक हेरोइक सटायर है जिसके अंदर इन्होंने थॉमस शेडवेल को टारगेट किया है, और राइवल प्ले राइट, जो कि इनके ही कंटेम्प्रेरी एक राइवल प्ले राइट है, क्राउनिंग हिम द एम्परर ऑफ नॉनसेंस फॉर हिज डल एंड अनओरिजिनल प्ले। उन्होंने उसको एम्परर ऑफ नॉनसेंस यानी कि मूर्खता के शासन का राजा कहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही डल और अनओरिजिनल प्ले लिखे हैं। मॉक हीरोइक सटायर। मॉक हीरोइक सटायर क्या होता है? इट यूजेस द एलिवेटेड स्टाइल ऑफ एपिक पोइट्री। ये एक ये राइटिंग स्टाइल है जिसके अंदर एपिक पोइट्री को एलिवेट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि वर्जिल ने अपनी वर्क एनिड में किया है, टू डिस्क्राइब अ ट्रिवियल सब्जेक्ट, ताकि एक छोटे से मतलब ट्रिवियल मतलब एक छोटे से सब्जेक्ट को, जैसे शेडवेल्स डलनेस। शेडवेल्स डलनेस इज नॉट अ वेरी बिग लाइक द टॉपिक। ऐसे छोटे से टॉपिक को या ऐसे छोटे से सब्जेक्ट को क्रिएटिंग ह्यूमर थ्रू कॉन्ट्रास्ट, जिसके अंदर एक ह्यूमर क्रिएट किया जाता है कॉन्ट्रास्ट के थ्रू। इस पोएम के अंदर जॉन ड्राइडन ने थॉमस शेडवेल को टारगेट किया है। शेडवेल अनदर रेस्टोरेशन प्ले राइट। जो थॉमस शेडवेल है वो रेस्टोरेशन एज के प्ले राइट है, इज पोर्ट्रेड एज द अल्टीमेट फेलियर इन विट एंड ड्रामेटिक आर्ट, जिसके जो थॉमस शेडवेल है वो विट और ड्रामेटिक आर्ट को प्रेजेंट करने में कंप्लीटली फेल रहे हैं, तो उस चीज को उन्होंने टारगेट किया है। The basis of the satire, which represents Shadwell as a literary dance, is the disagreement between him and Dryden over the quality of Ben Jonson's wit. अब सटायर के बेसिस पे इन्होंने थॉमस शेडवेल को एक लिटरेरी फूल की तरह प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर इन्होंने दिखाया है कि जॉन ड्राइडन और थॉमस शेडवेल के बीच में बैन जॉनसन की विट की क्वालिटीज को लेकर हमेशा डिसएग्रीमेंट रहा है। दिस कॉमिक लैम्पून वाज both the first English mock heroic poem and the immediate ancestor of Alexander's poem The Dunciad. ये एक कॉमिक लैम्पून है, यानी कि ये एक जो इंग्लिश की पहली मॉक हीरोइक पोएम थी, जिसके अंदर उन्होंने कॉमिकली सटायर किया है, और ये पोएम एलेक्जेंडर की का जो नेक्स्ट वर्क है द डंसियार्ड का बेस बनी। द एम्परर ऑफ नॉनसेंस। जॉन ड्राइडन डिक्लेयर शेडवेल द हेयर ऑफ रिचर्ड फ्लैक्नो एंड एन इवन लेसर पोएट। इस पोएम के अंदर इस एरा के रेस्टोरेशन एरा के अंदर रिचर्ड फ्लैक्नो करके एक कंटेम्प्रेरी राइटर है, जो कि लेसर पोएट हैं, यानी कि बहुत ही उन्होंने भी डल और अनओरिजिनल वर्क्स करे हैं, जो अपनी डलनेस के लिए ही जाने जाते हैं। उसके किंगडम के लिए यहाँ पे उसने जो ये वर्क किया है उसे जो वो एम्परर ऑफ नॉनसेंस है रिचर्ड फ्लैक्नो, उसके उसके हेयर के लिए, यानी उसके उत्तराधिकारी के लिए यहाँ पे उन्होंने शेडवेल को चुना, उस पर ये पोएम लिखी है, मेकिंग हिम रूलर ऑफ ए किंगडम ऑफ डलनेस, और उन्होंने उसको डलनेस के किंगडम का रूलर बताया है। ही अटैक्स शेडवेल्स वर्बोस। यहाँ पे जॉन ड्राइडन ने शेडवेल के वर्बोस पे अटैक किया है। वर्बोस यानी किसी एक छोटी सी बात को बताने के लिए बहुत सारी वोकैबुलरी का यूज कर लेना। प्लॉट हैवी कॉमेडीज, हैवी प्लॉट का यूज किया है कॉमेडीज का। लैक ऑफ ट्रू जीनियस एंड इन्फ्लेटेड सेल्फ इम्पोर्टेंस, और इसके अंदर जीनियस, जो ट्रू जीनियस का जो यूज होना चाहिए उसकी हमें कमी दिखाई देती है, और इसके अंदर सेल्फ इन्फ्ले जो इम्पोर्टेंस है वो भी हमें क्या बोलते हैं नहीं दिखाई देती है। चलिए फ्रेंड्स, पोएम का टेक्स्ट आपके हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। पोएम थोड़ी बड़ी है तो मैं पोएम को रिसाइट नहीं करूंगी, आप एक बार देख लीजिए, इस टेक्स्ट का प्रिंट निकलवा लीजिए, या फिर आप इस पोएम को लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बट पोएम के अंडरस्टैंडिंग के लिए टेक्स्ट होना हमारे पास ज़रूरी है।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोएम की डिटेल समरी को स्टार्ट करते हैं। पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम करते हैं इसकी डिटेल में समरी। दिस पोएम प्रेजेंट्स itself as a satire whose subject is the true Protestant poet T.S. रेफरिंग टू द पोएट थॉमस शेडवेल। इस पोएम का जो सब्जेक्ट है, इस पोएम के अंदर पोएट ने ये पोएम एक सटायरिकल पोएम है, जिसके अंदर पोएट का जो सब्जेक्ट है वो एक ट्रू प्रोटेस्टेंट पोएट टीएस है। टीएस का मतलब यहाँ पे थॉमस शेडवेल से है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ बीइंग एन एपिक अबाउट अ हिस्टोरिकल हीरो। इस पोएम की जो पहली लाइन है उससे एक हमें इल्यूजन क्रिएट होता है, जैसे कि एक एपिक पोएम है और किसी हिस्टोरिकल हीरो के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा। द फॉलोइंग लाइन्स स्पेक्स ऑफ मैक फ्लेक्नो। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे की लाइनों की से पता चलता है कि इसके अंदर एक अनादर पोएट है रेस्टोरेशन एरा के, जिनका नाम रिचर्ड फ्लैक्नो है, जिसे यहाँ पे ड्राइडन ने मैक फ्लैक्नो कहा है, के बारे में पता चलता है। एन एम्परर हु इंस्टेड ऑफ रूलिंग एन एम्पायर रूल्स ओवर द रेल्म ऑफ नॉनसेंस, जो कि एम्परर है लेकिन वो किसी एम्पायर के रूलर नहीं है, बल्कि रेल्म ऑफ नॉनसेंस यानी नॉनसेंस के किंगडम के रूलर हैं। द किंग हैज ग्रोन ओल्ड एंड देयरफॉर मस्ट चूज अ सक्सेसर टू हिज थ्रोन। अब यहाँ पे जो रिचर्ड फ्लैक्नो है वो ग्रोन हो रहे हैं, यानी कि बूढ़े होते जा रहे हैं, तो अपने उसे उन्हें तो रिचर्ड फ्लैक्नो को अपने किंगडम ऑफ नॉनसेंस के लिए, अपने थ्रोन के लिए एक सक्सेसर को चूज करना है। Dryden wonders whether the king will choose a poet with talent and intelligence or someone like himself who lacks any literary talent। यहाँ पे जो जॉन ड्राइडन है वो थोड़ा सा वंडर कर रहे हैं कि ये जो रिचर्ड फ्लैक्नो है, जिसने जॉन ड्राइडन ने यहाँ पे किंग कहा है, वो कैसा पोएट चूज करते हैं, एक टैलेंटेड और इंटेलिजेंट, और या फिर उनके ही जैसा जिसमें कोई भी लिटरेरी टैलेंट नहीं है। मैक फ्लैक्नो चूजेज हिज सन शेडवेल। यहाँ पे जो मैक फ्लैक्नो है उन्होंने अपने सन के तौर पर शेडवेल को चूज किया है। अ मैन हु हैज नो टैलेंट एंड इज बोरिंग फूलिश एंड कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग विथ विट। यहाँ पे जो मैक फ्लैक्नो जिन्हें जो थॉमस शेडवेल को चूज किया है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, वो बहुत बोरिंग है, फूलिश है, और लगातार वो अपने स्ट्रगल में, मतलब वो उनको मतलब कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, तो विट से हमेशा उनका स्ट्रगल रहता है। मतलब कोई भी विटी बात करना या विटी चीज लिखने के लिए उन्होंने को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। शेडवेल इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ वेरी फैट मैन। इस पोएम के अंदर जॉन ड्राइडन ने शेडवेल को एक इस तरीके से डिस्क्राइब किया है, बताया है कि वो बहुत ही फैट मैन है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। थ्रू फ्लैक्नोस वर्ड द पोएट कंटिन्यूज टू इंसल्ट शेडवेल इन अ मॉक हीरोइक टोन। फ्लैक्नो के शब्दों के द्वारा जो यहाँ पे पोएट ड्राइडन, उन्होंने शेडवेल की मजाकिया अंदाज, अब मॉक हीरोइक मतलब उन्हें हीरोइक टोन में हीरोइक कैरेक्टरली भी प्रेजेंट किया, और मॉक मतलब उनका मजाक भी उड़ाया है, तो उनकी बेइज्जती करते हैं। द लास्ट कॉलिंग हिम फूल, वो उन्हें मूर्ख बुलाते हैं। और द लास्ट ग्रेट प्रोफेट ऑफ टॉटोलॉजी, और टॉटोलॉजी का आखिरी महान प्रोफेट भी कहते हैं। सेइंग दैट ही वॉज मेड फॉर कॉन्सिक्रेटेड डलनेस, और वो ये भी कहते हैं ड्राइडन यहाँ पे कि ये एक सिर्फ और सिर्फ बोरियत के लिए ही, यानी डलनेस के लिए ही बने हैं। कौन? शेडवेल। शेडवेल अराइव्स इन लंदन ड्रेस्ड लाइक अ किंग एंड प्रेज्ड बाय द पीपल। अब जो शेडवेल है वो लंदन आते हैं, उन्होंने किंग की तरह ड्रेस पहनने का, लोग उनकी तारीफ करते हैं। फ्लैक्नो chooses a neighborhood of brothel and theaters that produces bad actors as the setting for his son's coronation। यहाँ पे जो मैक फ्लैक्नो है, जो रिचर्ड फ्लैक्नो का ही नाम है, वो यहाँ पे ब्रोथल और जो बैड थिएटर्स होते हैं उनके आसपास की जगह चूज करते हैं उनके कोरोनेशन के लिए, सेटिंग फॉर हिज सन्स कोरोनेशन, यानी कि अपने बेटे के राज तिलक के लिए वो ब्रोथल और जो बैड थिएटर्स होते हैं वैसी जगह चूज करते हैं। Inside those places true dramas does not exist, क्योंकि ऐसी जगहों पर हमेशा असली जो एक्चुअल जो ड्रामास होते हैं वो नहीं होते हैं। ओनली मेडियोकोर प्लेज आर वेलकम। उन जो एक नॉर्मल एवरेज टाइप के जो प्लेज होते हैं वही यहाँ पर होते हैं, वही यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ड्राइडन ऑल्सो मेंशन सम ऑफ द हिस्टोरिकल शेडवेल प्लेज सच एज, यहाँ पे ड्राइडन ने
जो शेडवल के कुछ पुराने प्लेज हैं उनका भी यहाँ पे वो हमें उनको भी यहाँ पर वो मेंशन करते हैं और कहते हैं, जैसे इप्सम वेल्स एंड साइकी एंड मॉक अनदर कंटेम्प्रेरी राइटर सिंगल्टन। यहाँ पर एप्सम वेल्स और साइकी का वो मजाक उड़ाते हैं और उनके जो एक और कंटेम्प्रेरी राइटर है सिंगल्टन, उनकी भी वो मजाक बनाते हैं, क्योंकि जो सिंगल्टन है हु इज जेलस दैट he was not chosen as the successor to the throne, क्योंकि जो सिंगल्टन है वो थॉमस शेडवेल से जेलस है क्योंकि उन्हें क्यों नहीं चूज किया गया उस थ्रोन के लिए, उस थ्रोन के सक्सेसर के रूप में। It is clear that in this environment Shadwell will rule over those who have no literary talent। तो इससे एकदम साफ साफ पता चल जाता है इस एनवायरनमेंट से कि शेडवेल जो है वो उन लोगों पर रूल करेंगे जिन्हें लिखने का कोई भी टैलेंट नहीं है या जिनमें लिखने की कोई भी क्वालिटीज नहीं है। यहाँ पे पोएट हमें आगे बताते हैं, द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय ड्राइडन only serve to highlight Shadwell's incompetence and create the image of a fool ruling over peasants। यहाँ पे ड्राइडन ने हमें जो एक डिस्क्रिप्शन दिया है शेडवेल के बारे में, उसमें वो हाईलाइट करके बताते हैं कि जो शेडवेल है वो पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंट है और उनकी एक बहुत ही बेवकूफ सी इमेज और सिर्फ पीसेंट्स पे रूल करने वाली इमेज हमारे सामने बनाते हैं। As the coronation begins, जैसे ही coronation start होता है, Dryden describes the street as being littered with the limbs of other poets। यहाँ पे ड्राइडन बताते हैं कि जैसे ही उनका कोरोनेशन स्टार्ट होता है तो जितनी भी स्ट्रीट्स हैं वो अदर पोएट के लिम्स यानी कि दूसरे कवियों के कटे हुए हाथ पैरों से बिखरी हुई है, suggesting that Shadwell has managed to attend his position at the expense of more talented writer। जिससे ऐसे लगता है कि शेडवेल ने उनसे ज्यादा जो टैलेंटेड राइटर्स हैं उनकी कीमत पर अपनी जगह बनाने में वो सक्सेसफुल रहे हैं। Once again, the poet refers to human waste and connects it to Shadwell's writing। और यहाँ पर एक बार फिर से जो पोएट है वो जो ह्यूमन गार्बेज है, ठीक है, या ह्यूमन एक्सपेंस है, उसका हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं और कहते हैं कि वो इस ह्यूमन गार्बेज को शेडवेल की राइटिंग से जोड़ते हैं, कंपेयरिंग हिम टू अ हिस्टोरिकल फिगर। और फिर वो शेडवेल की कंपैरिजन एक हिस्टोरिकल फिगर हैनिबल से करते हैं, हैनिबल टू सजेस्ट दैट Shadwell aim is to destroy wit and replace it with folly। यहाँ पे शेडवेल का जो मोटिव है या जो शेडवेल का जो एम है वो समझदारी को बिल्कुल खत्म करना या इंटेलिजेंसी को बिल्कुल खत्म करना और उसकी जगह बेवकूफी को लाना है से बताते हैं। During his coronation, the oil used to anoint the new king is replaced with beer, symbolizing the poet's foolishness। अब यहाँ पे जब कोरोनेशन होता है तो कोरोनेशन के टाइम पर नए राजा के कोरोनेशन के लिए तेल को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पोएट ने बताया कि तेल की जगह यहाँ पे बियर को इस्तेमाल किया गया है, जो कि पोएट की स्टुपिडिटी या फूलिशनेस की निशानी है। After the coronation is placed on his head, जब जो कोरोनेशन के बाद जो क्राउन है वो जो शेडवेल के सर पे रख दिया जाता है या रख जाने के बाद शेडवेल सिट्स ऑन द थ्रोन, तो शेडवेल अब उस मूर्खता के शासन पर या मूर्खता के सिंहासन पर बैठते हैं। एंड द फॉर्मर किंग प्रिपेयर्स टू गिव अ स्पीच टू द अपलॉडिंग क्राउड, और जो पुराने राजा हैं वो तालियां बजाते हैं और जो भीड़ है वहां पे उनके सामने तालियां बजाते हैं, भीड़ के सामने भाषण देने की फिर तैयारी करते हैं, मतलब जो वहाँ पे क्राउड इकट्ठा हुआ है वो शेडवेल के लिए तालियां बजा रहा है और जो पुराने फॉर्मर किंग्स हैं किंग ऑफ नॉनसेंस के, वो भी उसके लिए तालियां बजा रहे हैं और यहाँ पे जो शेडवेल है अब उनके सामने अपनी स्पीच को देने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, now in this concluding slide, the poet is saying, the former kings begins his speech by describing the land over which the new king will rule। अब जो फॉर्मर किंग्स हैं वो अपनी स्पीच के अंदर उस जगह का विवरण देते हैं, उस जगह के बारे में डिटेल में बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं जहां पर अब जो नया किंग है वो आकर रूल करेगा। अ टेरिटरी वेयर नो वन लाइव्स, अ टेरिटरी जहां पर कोई भी
एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई भी जीवित नहीं है या जहाँ पर कोई भी लिविंग पर्सनालिटी नहीं है या फिर मतलब वहाँ पे कोई रहता नहीं है। फ्लेक्नो टेल्स हिज son to remain true to his writing and not to let anyone alter his work। अब यहाँ पे जो रिचर्ड फ्लैक्नो है वो अपने सन शेडवेल से कहते हैं कि तुम अपनी राइटिंग के प्रति ट्रू रहना, यानी कि जो तुम मोनोटोनस डल स्टूपिड वर्क कर रहे हो तुम वैसे ही करते रहना, तुम किसी के भी अकॉर्डिंग अपने काम में बदलाव न करना, यानी कि तुम्हारी जो राइटिंग है तुम अपनी राइटिंग के प्रति ईमानदार रहना और किसी को भी अपने काम में बदलाव नहीं करने देना। फिर रिचर्ड फ्लैक्नो praises Shadwell's ability and then tells Shadwell to remain boring and not try to be like Ben Jonson। अब यहाँ पे जो रिचर्ड फ्लैक्नो है वो शेडवेल को उनकी क्वालिटीज के लिए, एबिलिटीज के लिए तारीफ करते हैं और कहते हैं, और फिर शेडवेल से कहते हैं कि वो इसी तरीके से डल, बोरिंग, मोनोटोनस, स्टूपिड बने रहे और वो बेन जॉनसन की तरह विटी स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। यानी कि यहाँ पे जो रिचर्ड फ्लैक्नो है वो शेडवेल को सलाह दे रहे हैं कि वो बेन जॉनसन की तरह ना बने, वो जैसे बेसिकली डल और बोरिंग पोएट है वो वैसे ही बने रहें। फ्लैक्नो फाइनली टेल्स हिज सन नॉट टू फोकस ऑन रियल प्लेज। अब यहाँ पे जो फ्लैक्नो है, रिचर्ड फ्लैक्नो है, वो अपने बेटे रिचर्ड शेडवेल से कहते हैं कि जो रियल प्लेज है उन पे कभी भी फोकस ना करें, बल्कि बट रादर टू वर्क ऑन एक्रोटिक्स और एनाग्राम्स, बल्कि सिर्फ एक्रोटिक्स और एनाग्राम पर ही ध्यान दें। एक्रोटिक्स और एनाग्राम्स आर द टेक्निक्स जो कि राइटर्स अपनी पोएम के अंदर यूज करते हैं। एक्रोटिक्स वो होते हैं जिसके अंदर आप एक आपका मेन वर्ड होता है, एनाग्राम वो होते हैं जो आपका एक मेन वर्ड होता है उसी को आप उसी की स्पेलिंग को चेंज करके आप रीयूज करते रहते हैं। और एक्रोटिक्स भी ये होता है कि आप शब्दों की रिपीटेशन पे उन्हीं को घुमा फिरा कर तोड़ मड़ोड़ को यूज करके बार बार नई चीज बनाते रहते हो। तो वो पोएट ये कह रहा है कि आप रियलिटी पे ध्यान मत दो, रिचर्ड फ्लैक्नो ये कह रहे हैं कि आप रियलिटी पे, नए क्रिएटिविटी पे ध्यान मत दो, शेडवेल को कह रहे हैं, बल्कि आप अपने एक्रोटिक और एनाग्राम पे ध्यान दो, यानी कि तुम शब्दों को तोड़कर हजार तरीके से नए तरीके से काम में लो और जो वर्ड्स है उनको भी, उनमें भी हेर फदिल करके उनको रीयूज करते रहो। His last words are left unfinished, और उनके जो अंतिम शब्द है वो अधूरे रह जाते हैं। And he descends beneath the stage, और वह मंच से नीचे उतर जाता है। His mental falls upon Shadwell, which is fitting since his possessiveness twice the talent of his father। और फिर जब उनका जो मेंटल फॉल्स यानी कि जो उनकी जो इंटेलिजेंसी है वो शेडवेल के ऊपर गिरती है, जो कि बिल्कुल फेयर इनफ है, जो कि बिल्कुल सही है, उचित है, क्योंकि शेडवेल अपने पिता की तुलना में डबल टैलेंटेड है। यानी कि अगर रिचर्ड फ्लैक्नो थोड़े बोरिंग है तो जो शेडवेल है वो डबल बोरिंग है। यानी अगर रिचर्ड जो फ्लैक्नो ने थोड़ा सा बोरिंग और डल काम किया है तो शेडवेल ने उनसे कई गुना ज्यादा बोरिंग, डल और स्टूपिड काम किया है। तो ये अपने पिता से टैलेंट के अंदर दुगने हैं, डबल है, ट्वाइस है, तो ये उनको सूट करता है। तो इस पोएम के अंदर हमें दिखाया कि किस तरीके से जॉन ड्राइडन ने अलग अलग तरीके से रिचर्ड फ्लैक्नो एंड शेडवेल के ऊपर कमेंट किया है, और जो जो भी उन्हें डिसक्वालिटीज लगती थी उनके बारे में वो उन्होंने उनका इसमें एक सटायरिक और मॉकरी तौर पे इस पोएम के अंदर उन्होंने इसको बताया है। Thanks for watching us, friends. Thank you so much for watching this video. Follow us for more such videos। अगर आपको हमारी पोएम की इस तरह की समरी करना, एक्सप्लेनेशन करना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप देखिए इस पोएम की लाइन टू लाइन समरी हमने ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए। कमेंट करके हमें प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको और किन पोएम्स पे या किन वर्क्स की आपको समरी चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बी ऑन दिस चैनल, यू, मी और हम के ऊपर। आप अपने इस चैनल को इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।